सोचिए, आप ऐसे समाज में पैदा होते हैं जहां आपका भविष्य पहले से ही तय कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि आप किसी जाति में जन्मे हैं। आपका काम, आपकी शिक्षा, यहाँ तक कि आपकी शादी भी इसी आधार पर निर्धारित होती है। अजीब लगता है ना? लेकिन यही संस्था और हद तक आज भी है। भारत में जाति व्यवस्था हजारों सालों से चली आ रही है, लेकिन इसकी असली जड़ें कहाँ है? क्या यह हमेशा से जन्म आधारित थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इससे पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं? चलिए इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों से लेकर आज की हकीकत तक। जाति व्यवस्था का पहला जिक्र हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें कहा गया है कि समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण ज्ञान और धर्म के रक्षक, क्षत्रिय युद्ध और शासन के जिम्मेदार, वैश्य व्यापार और कृषि करने वाले, शूद्र सेवा कार्यों में संलग्न। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआती समय में ये सिस्टम पूरी तरह फ्लेक्सिबल था। आपका वर्ण आपके काम पर निर्भर करता था, न कि जन्म पर। महर्षि विश्वामित्र, जो एक क्षत्रिय थे, ब्राह्मण बन गए। वही वाल्मीकि, जिन्हें शूद्र माना जाता था, महान ऋषि बन गए। समय के साथ मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने इसे जन्म आधारित बना दिया। अब अगर आप किसी जाति में जन्मे हैं तो आपको उसी जाति का काम करना पड़ेगा। नो प्रमोशंस, नो डिमोशंस, सिर्फ जन्म ही आपकी किस्मत तय करेगा। अब आते हैं मध्यकाल पर। जब मुस्लिम शासन आया तो समाज में कुछ बदलाव हुए। कई जातियों ने नई भूमिकाएं अपनाई, लेकिन गांवों में जाति व्यवस्था और कठोर होती गई। फिर आए अंग्रेज, जिन्होंने इस सिस्टम को और मजबूत कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने 19वीं सदी में जनगणना शुरू की, जिसमें जातियों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया। इससे हुआ ये कि जातीय पहचान और भी मजबूत हो गई। ब्रिटिशर्स ने जातीय व्यवस्था को डिवाइड एंड रूल के लिए इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए, कुछ जातियों को सेना और प्रशासन में जगह दी और बाकी को गरीब और अशिक्षित छोड़ दिया गया। अब जाति सिर्फ समाज का हिस्सा नहीं रही, ये पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बन गई। 19वीं और 20वीं सदी में कई समाज सुधारकों ने जाति प्रथा को चुनौती दी। ज्योतिराव फुले, उन्होंने महिलाओं और दलितों की शिक्षा पर जोर दिया। महात्मा गांधी, उन्होंने हरिजन शब्द गढ़ा और अस्पृश्यता के खिलाफ मुहिम चलाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शायद सबसे बड़े क्रांतिकारी, जिन्होंने संविधान में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए कानून बनाए। संविधान लागू होने के बाद जाति आधारित भेदभाव गैर कानूनी हो गया। साथ ही आरक्षण नीति लागू की गई ताकि पिछड़े वर्गों को समान अवसर मिल सके। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बदलाव जमीन पर असर डाल पाए? देखिए, कानूनी तौर पर जातिगत भेदभाव अब नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई इससे काफ़ी अलग है।
आज भी राजनीतिक दल जाति के आधार पर वोट बैंक बनाते हैं। जाति आधारित आरक्षण और नेताओं के जातिगत समीकरण इसकी मिसाल है। आज भी 90% से ज़्यादा शादियां जाति के अंदर होती है। लव मैरिज या अंतरजातीय विवाह करने वालों को कई बार ऑनर किलिंग तक का सामना करना पड़ता है। भले ही समाज मॉडर्न हो रहा हो, लेकिन दलितों और पिछड़ी जातियों पर अत्याचार के मामले रोज सामने आते हैं। आज भी कई कंपनियों और सरकारी संस्थानों में जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। तो सवाल उठता है, अगर जाति इतनी बुरी चीज है तो ये खत्म क्यों नहीं हो रही? जाति व्यवस्था से पूरी तरह छुटकारा पाना आसान नहीं है, लेकिन 3 बड़े फैक्टर इसे कमजोर कर सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता। जितना ज़्यादा लोग जाति की सीमाओं को समझेंगे, उतना ही यह सिस्टम कमज़ोर होगा। शहरीकरण और वैश्वीकरण। बड़े शहरों में जाति की पहचान धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब लोग गांव से शहरों में जाते हैं तो जाति की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। नए कानून और सख्त कार्रवाई। जाति आधारित भेदभाव और हिंसा के खिलाफ सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ सोच बदलना है। जाति व्यवस्था सिर्फ एक सामाजिक ढांचा नहीं, मानसिकता भी है। जब तक लोग खुद को जाति से जोड़कर देखते रहेंगे, तब तक ये बनी रहेगी। अब सवाल उठता है, हम क्या कर सकते हैं? जाति के आधार पर भेदभाव ना करें और ना सहे। शिक्षा और जागरूकता फैलाए। राजनीति में जाति आधारित वोट बैंक का विरोध करें। समाज में जाति से ऊपर उठकर रिश्ते बनाए। जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है अगर हम इसे खत्म करना चाहें। तो अगली बार जब कोई आपसे जाति पूछे तो पूछिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? सोच बदलिए, समाज बदलेगा।